अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1.1। आज हमने बच्चों उसका क्वेश्चन नंबर 1 हल करना है, जिसके अंदर हमने आर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस बताने हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बड़ी वजाहत से सारी चीज़ों की तफसील बता दी कि हमें आर्डर ऑफ मैट्रिसेस कैसा पता चलेगा कि इसका कितना ऑर्डर है। ऑर्डर होता क्या, बेसिकली मैं दोबारा से फिर इसी को रिव्यू करता हूँ कि अगर हमारे पास जो कॉलम मौजूद है, जो हमारा मैट्रिक्स मौजूद है, उसके अंदर जो कितार्स और कॉलम्स मौजूद होते हैं बच्चों, उनकी जो तादाद होती है उनको हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये देखें, जिस तरीके से मैंने एक कॉलम लिखा है इसमें, तो इसके अंदर कितनी कतारें हैं? इसमें 2 कतारें हैं और इसके अंदर 2 ही कॉलम हैं। तो हमने कितारों की और कॉलमों की पहचान मैंने बताई थी कि जो नाक की सीध की मानद होता है वो आपके पास कितार होती है, और वो आपका कॉलम होता है। देखें, ये थोड़ा सा हम यहाँ से देखते हैं तो ये आपके ऐसे होंठों की मानद पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कितारें हैं। कॉलम क्या होता है? नाक की सीध की मानद। देखो, नाक ऐसे है तो ये भी चीज़ ऐसे पड़ी हुई है, ये कॉलम है और ये कितार है। ये आपके होंठों की मानद पड़े हुए हैं। इसे वैसे हम उर्दू में उफ़क़ी लिहाज से कहते हैं, ये अमूदी लिहाज से। जो अमूदी लिहाज से अरकान होते हैं उनको हम कॉलम का नाम देते हैं। जो उफ़क़ी लिहाज से इस तरीके से पड़े हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे? कितारें कहेंगे। तो इसमें 2 ही कॉलम हैं और 2 ही कितार्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 होता है। ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास क्या है? 3 कितारें हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, एक ये कितार और एक ये कितार और एक ये कितार। ठीक है, ये रोज़ इसके अंदर 3 हैं और 1 कॉलम है। 3/2 इसका ऑर्डर है। इस तरीके से F वाले को देखो, इसमें 1 ही रुकन मौजूद है। ठीक है, इसका ऑर्डर 1/1 है। और इसका ऑर्डर कितना है? हमारे पास 2 कतारें हैं, 2 रोज़ हैं, यानी कि 2/3 है। ये था ऑर्डर की पहचान। कुछ मैंने लिखे थे तो वो आपके सामने मैंने इसको हल करके बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों हमने ये बताना है कि विच मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन से मैट्रिसेस हमारे इक्वल हैं, आपस में बराबर हैं। ये कुछ कॉलम मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के लिखे हैं, तो अब हमने ये फैसला करना है कि इनमें से कौन कौन से आपस में इक्वल हैं। देखिए, मैं कॉलम ए को देखता हूँ, इसके अंदर 1 रोज़ है और 1 ही कॉलम है। मैंने आपको पीछे बताया था कि मैट्रिसेस का आपस में इक्वल होने के लिए 2 शराइत होती हैं। नंबर 1 ये होता है कि उसका ऑर्डर देखा जाता है। नंबर 2 में ये देखा जाता है कि इसकी इंट्रीज़ भी आपस में सेम है या नहीं है। इंट्री का सेम होना लाजमी है। ठीक है, हम पहले इसमें एक कॉलम में देखें, इसमें 3 रुकन लिखा हुआ है और इसमें सिर्फ 1 कॉलम है और 1 कितार है। अब इन सब में से हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो इसके इक्वल हो। वो सी का मुझे नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आ रहा है? देखो, 5 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो ये कितना बन गया? 3 बन गया। अब बाद बच्चे कहेंगे यार ये तो 5 - 2 लिखा हुआ है, तो ये इसके कैसे इक्वल हो गया? भाई, ये दोनों शर्तों पे पूरा उतर रहा है। नंबर 1 शर्त ये थी कि इसका ऑर्डर सेम हो, और नंबर 2 शर्त ये थी कि इसके अंदर इंट्रीज़ का सेम होना भी ज़रूरी है। देखो, सी वाले में से आपने पहले 5 में से 2 निकालो तो बाकी क्या बचा? 3। तो ए में भी 3 है। देखो, रुकन, अरकान, एलिमेंट्स भी 3 है और 1 ही हिस्सा ऊपर बन रहा है और 1 ही नीचे बन रहा है, इसलिए ये ए जो है वो सी के बराबर है। इक्वल मैट्रिक्स फिर कौन से हुए? नंबर 1 पे हमारे पास आएगा ए बराबर है सी के। यहाँ पे मैं वैसे उसका आंसर लिख रहा हूँ। उसके बाद का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरी शर्त, उसके अंदर जो इंट्रीज़ मौजूद हैं वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए। अब हम एक कॉलम को देखते हैं। पहले इसमें 1 इंट्री है, यानी कि इसके अंदर कॉलम भी 1 है, कितार भी 1 है। तो अब हम इस जैसा कोई ढूंढते हैं तो वो मुझे सी नज़र आया। देखो, 5 में से 2 माइनस करूँगा तो 3 रह जाएगा। इसका मतलब है ये 3 है, ये भी 3 है, इंट्री भी सेम होगी और कॉलमों और कितारों की तादाद भी सेम होगी, यानी कि इसका ऑर्डर भी सेम हो गया। लिहाजा ये ए बराबर सी के है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों, डी के अंदर 5 और 3 है। अब डी का इक्वल मैट्रिक्स हमने ढूंढना है। बाद बच्चे
इसको डी को फ़ौरन कहेंगे कि यार ये ई के बराबर है। बात बच्चों के ज़हन में आ रहा होगा कि डी बी के बराबर है, ये कॉलम इसके बराबर है। नो भाई, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि आप ये देखें कि इसके अंदर 5 व 3 है, इसकी एंट्री से सेम नहीं है भाई। हाँ, ऑर्डर सेम ज़रूर है लेकिन एंट्री सेम नहीं है, लिहाजा डी और बी आपस में बराबर नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा है बच्चों को समझ आ जाए कि यार ये वाला जो डी है ये बी के बराबर नहीं हो सकता। इसको ये नॉट का या इस तरीके से कर दें कि ये बी के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। इनकी एंट्रीज़ का सेम होना भी ज़रूरी है, ये बात ध्यान में रखें। बाद बच्चे डी को बी के बराबर लिख देंगे लेकिन यह ऐसा नहीं हो सकता। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफ और जी ये आपस में बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? आप देख सकते हैं कि मेरे पास एफ ऊपर 2 होना चाहिए। देखो 3 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास 2 बच जाएगा, 3 के अंदर 3 जमा करूँगा तो मेरे पास 6 बच जाएगा। अब हमें समझ आ गई कि एफ बराबर जी के है। एफ बराबर है हमारे पास जी के। क्यों बराबर हुआ? कि इसकी ऑल एंट्रीज आर सेम है और ऑर्डर भी सेम है। ये होता है कि मैट्रिसेस आर इक्वल। किस तरीके से होती हैं? 2 शर्तें पूरी होंगी तो हम उनको इक्वल मैट्रिक्स का नाम देंगे, अदरवाइज़ वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकते। ये डी और बी आपस में दूसरी शर्त को पूरा करने से कासर थे, इसलिए ये नॉट इक्वल हैं, ये बराबर नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर बच्चों हमने पढ़ना है आज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। इनके अंदर हमने ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमने कीमत निकालनी है ए बी सी डी की। तो अब हमने करना क्या, ये 2 जब कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं या मैट्रिसेस नज़र आ रहे हैं, ये दोनों बराबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसके बराबर है और इसका दूसरा हिस्सा इस दूसरे हिस्से के बराबर है, तीसरा तीसरे के बराबर और चौथा चौथे के बराबर है। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल सकती है। अब हम सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो पहला पार्ट है मेरे पास a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा हिस्सा मेरे पास मौजूद है a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। अभी फ़िलहाल मैं इनकी वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ, अभी मैंने हल नहीं किया, इसलिए कि हम आसान तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास c-1 है, c-1 इज़ इक्वल टू 3 है और उसके बाद मेरे पास है 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। देखो मैंने वैल्यू निकालनी थी a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7 और ये c-1 इज़ इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। यहाँ पे मैंने a की वैल्यू भी निकालनी है, b की, c की और d की। बच्चों यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं वो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखें शुरू करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन बच्चे आप लोगों को समझ नहीं आती कि यार ये मैंने कैसे हल करना है। आप लोगों ने ये काम करना है कि जहाँ पे सिंगल रकम पड़ी हो, जहाँ पे सिंगल रकम पड़ी हो, आपको इस बात का बिल्कुल पता होता है क्योंकि आप वन व्हीलिंग हमेशा से करते हैं। बाद बच्चे बड़े शौकीन होते हैं वन व्हीलिंग के, तो मैथ के अंदर भी आप यहाँ पे वन व्हीलिंग करेंगे। वन व्हीलिंग से क्या मुराद है? ए बी सी और डी में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो अकेली पड़ी हुई है, वाहद पड़ी हुई है, हम वहीं से अपने काम का आगाज़ करते हैं ताकि हम उसको पूरे अंजाम तक पहुंचा सकें और अपना काम मुकम्मल कर सकें, कंप्लीट कर सकें। देखिए बच्चों यहाँ पे आपने शुरू किया, मुझे यहाँ पे नज़र आया कि c-1 इज़ इक्वल टू 3, तो मुझे c यहाँ पे अकेला नज़र आ गया। तो मैंने यहाँ से अपने काम का स्टार्ट लिया कि मैं c की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे भला? कि c को मैंने अकेला कर लिया और 3 ये माइनस का 1 है, उधर जाके ये प्लस का 1 हो गया। अब क्या हुआ कि c इज़ इक्वल टू 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। अब मेरे पास c की वैल्यू आसानी से निकल आई। मैं उसी के नीचे आया तो मुझे यहाँ पे भी वही काम नज़र आया कि d मुझे सिंगल नज़र आ गया। हाँ d 2 दफ़ा ज़रूर है लेकिन
है तो एक जैसा, कोई और रकम इनके साथ मौजूद नहीं है। लिहाजा मैंने क्या किया कि डी को 2d को 4d की तरफ ले आया और 6 को दूसरी तरफ ले गया। क्या करूँगा मैं कि 4d, ये 2d इधर आके माइनस का हो गया, 2d इज़ इक्वल टू ये -6 है, उधर जाके ये जमा का हो गया। मैं दोबारा इस जुमले को रिपीट करता हूँ बच्चों कि ये जो 4d की तरफ, ये 2d 4d की तरफ आ गया, यानी इधर जमा का था, इधर आके माइनस का हो गया। ये माइनस का 6 था, उधर जाके जमा का 6 हो गया। अब मैंने क्या किया कि 4d में से 2d निकाल दिया, मेरे पास रह गया 2d। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2d इज़ इक्वल टू 6। देखो यहाँ पे जो d है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ वो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा मैंने d को अकेला किया और यहाँ पे 6/2 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है जी। अब 2 पे इसको कटिंग कर देते हैं, तो ये बन गया 2 1 द 2 और 2 3 द 6, यानी कि d बराबर मेरे पास आ गया 3। अब हम चलते हैं अपने, वापस आते हैं इस जगह पे। तो मैंने देखा कि मेरे पास c की वैल्यू है और d की वैल्यू है। इधर मेरे पास दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी, लिहाजा c की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट करने लगा हूँ। ये थी c की वैल्यू इज़ इक्वल टू 4। जहाँ पे मुझे c नज़र आया वहाँ पे मैंने प्लस का 4 लगा दिया, +4 इज़ इक्वल टू 0। अब a को अकेला करना है, 4 उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू -4। यहाँ पे अब a की जगह पे -4 पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएं, बड़ी तरतीब से आ रहा है काम। तो यहाँ पे -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। ये जो -4 है हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस जमा का हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 2b इज़ इक्वल टू -7 + 4। ठीक है जी। अब यहाँ पे बच्चों आपने अलजबरा का रूल याद रखना है, जब अलामतें मुख्तलिफ होती हैं तो अमल माइनस का होता है, अमल सब्ट्रैक्ट का होता है, अलामत बड़ी रकम की लगाई जाती है। लिहाजा 7 में से 4 चला गया, बाकी रह गए 3, लेकिन नेगेटिव के, माइनस के। क्यों रह गए? क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस थी, इसलिए। तो ये बन गया मेरे पास 2b इज़ इक्वल टू -3, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा b इज़ इक्वल टू मेरे पास आ गया -3/2। ये इनकी वैल्यूज़ थी a, b और c, d की। ठीक है जी, वस्सलाम।